से ये सारा मामला शुरू हुआ था। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, जिस मौलाना के घर में वो रह रहा था डॉक्टर, क्या ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि सब लोग मिले हुए हैं, लेकिन क्या उम्मीद जताई जा रही है कि उसी आसपास के एरिया में भी और कुछ सुराग मिल सकते हैं? अनिल जी बिल्कुल, देखिए बात करी जाए तो धोज गांव के उसी इलाके की अभी भी यानी कि पिछले 3 दिनों से लगातार तमाम जांच एजेंसियां जो है वो फरीदाबाद में डेरा डाले में हैं। लगभग आज भी 40 से 50 टीमें जो हैं वो अलग अलग, चाहे वो एनआईए की बात हो, यूपी एसटीएफ की बात हो, क्राइम ब्रांच की टीमों की बात हो, सभी जो है वो अपने अपने एंगल से जांच में जुटी हुई हैं और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं जो इनपुट जो है वो जांच एजेंसियों के पास मिले हैं। और तमाम तरीके के इनपुट भी जो है वो जिस तरीके से मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तमाम उन चीज़ों को जोड़ते हैं, उन आतंकवादियों को सभी को जोड़ रहे हैं कि इसके तार जो है वो इसके साथ हो। हालांकि लगभग फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो 52 लोगों से अभी तक जो जांच एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर चुकी हैं और 52 लोगों में से लगभग 6 लोगों को जो है वो हिरासत में भी ले चुकी है, जिन लोगों की संलिप्तता पाएगी। हालांकि अभी भी जांच जारी है, अभी भी उन लोगों के डाटा खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, बाकायदा लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही साथ लगभग फरीदाबाद की बात करी जाए तो 800 से 900 सीसीटीवी फुटेज जो है वो फरीदाबाद के जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने खंगाल के रख दिए हैं कि आखिरकार कहां से ये गाड़ी का ट्रैक हुआ, कहां से ये गाड़ी चली, कितने समय तक ये गाड़ी कहां कहां पर गई। तो तमाम वो डाटे जो है वो खंगाले जा रहे हैं। चाहे फिर वो कार डीलर की बात हो, कार डीलर को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है उसी के जो है वो बयानों के आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई की कि एक और इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो उसने उन लोगों को बेची। तो तमाम पहलुओं को जिस तरीके से जांच एजेंसियां जोड़ती जा रही हैं तो उससे सीधा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर था वो ये अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच था और इसी में ही से ही इन लोगों ने पूरा ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट किया। और इस ऑपरेशन को जब उन लोगों ने नाकाम होते देखा कि तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई हैं, तमाम जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंच चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक ये नाकाम कोशिश कह सकते हैं कि उन लोगों की जो ये दिल्ली में अटैक किया। तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी भी इन लोगों के कई और साथी भी जो है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको जांच एजेंसियां जल्द ही जो है वो राउंड अप करेंगी। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण के अंदर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही हैं। कुछ भी जो डाटा है वो ये नहीं चाह रहे कि मीडिया के पास तक पहुंचे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और स्वाभाविक है कि उससे कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उन लोगों को सीधे तौर पर हेल्प मिलती है। तो फिलहाल अभी वो जांच जो है वो लगातार अंडरग्राउंड तरीके से जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं और जिस तरीके से जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं उससे साफ। जी ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं, सारे राज्यों में जिस तरीके से अलर्ट लगाया हुआ है, और लखनऊ तो एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में हम जानते हैं यूपी का कहीं ना कहीं कह दे कि दिल है, लेकिन जो वो शाहीन वाला एंगल आया था उसके बारे में क्या कुछ और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए प्रिया, फरीदाबाद मॉड्यूल का तार कहीं ना कहीं लखनऊ से जुड़ता हुआ नजर आया। जैसे ही डॉक्टर शाहीन का नाम निकलकर सामने आया, और केवल डॉक्टर शाहीन ही नहीं, डॉक्टर शाहीन के साथ जो उनका जो भाई है डॉक्टर परवेज, उसका भी नाम निकलकर सामने आया। फिलहाल डॉक्टर परवेज जो है यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि जब बीते कल डॉक्टर परवेज के यहाँ पर रेड की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने ज्वाइंट रेड की थी, और इस रेड में कीपैड वाले जो मोबाइल होते हैं वो इस्तेमाल किया जा रहा था। वो 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए, लैपटॉप्स बरामद किए गए, हार्ड डिस्क बरामद किए गए, और इसके अलावा जो छुरा होता है वो भी बरामद किए गए। तो जाहिर तौर पे संदिग्ध लगा। उसके बाद डॉक्टर परवेज की तलाश लगातार यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसीज भी कर रही थी, लेकिन बीते कल वो हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सख्ती से उसके साथ पूछताछ हुई।
डॉक्टर शाहीन की अगर हम बात करते तो डॉक्टर शाहीन डॉक्टर शाहीन के जो फादर हैं और जो उसके ब्रदर शोएब हैं, जो सबसे बड़े भाई, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि पिछले 4 सालों से डॉक्टर शाहीन उनके कांटेक्ट में नहीं है। आस पड़ोसियों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर शाहीन बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन अकेले ही रहती थी, ज्यादा लोगों से वो बातचीत नहीं करती थी। डॉक्टर शाहीन नहीं तो हमें देखिए सबसे ये जो खबर हमने शाहीन के बारे में देखी कि 2013 में वो अचानक लापता हो जाती हैं, एक प्रोफेसर होती हैं फिर गायब हो जाती हैं, फिर 2021 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। तो जब आप बता रहे हैं कि आस पड़ोस में जब उनके बारे में बात की गई कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी लेकिन अलग रहती थी, तो क्या मानसिकता हुई, क्या कहीं पहले कोई सुराग मिला है कि कुछ इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त थी? जाहिर तौर पे गतिविधियों में संलिप्त थी, तभी तो उनके गाड़ी से AK-47 बरामद हुआ और फिर फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ उनको जोड़ा गया। फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और देश की तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। जो उनकी पहली शादी हुई थी वो कानपुर में हुई थी और जब उनके पति से आज सुबह मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि डिवोर्स के बाद डॉक्टर शाहीन से उनकी कोई बातचीत नहीं है हुई, लेकिन वो उन्हें बड़ा ही लिबरल महिला एक बता रहे थे। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं संलिप्तता है, तभी जाकर उनका नाम उछल कर आ रहा है। उसके बाद जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में ब्लास्ट करने का इरादा था और उसको लेकर एक स्लीपर मॉड्यूल तैयार की जा रही थी। तो जाहिर तौर पे यूपी एटीएस हो, यूपी पुलिस रेड अलर्ट पे है, यूपी एटीएस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट पर रखा गया था, जो सोर्सेज बता रहे हैं काशी विश्व में टारगेट था ब्लास्ट करने का, तो ये एक सिर्फ डॉक्टर शाहीन हो या फिर डॉक्टर परवेज हो या इस तरीके से ये लोग नहीं कर सकते, इनके साथ जरूर और भी लोग जुड़े होंगे। और जाहिर तौर पे जैसे जैसे यूपी एटीएस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस ले लीजिए, हरियाणा पुलिस ले लीजिए, तमाम स्टेट्स की पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो जांच कर रही है। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां निकल कर सामने आएंगी। लेकिन ये साफ है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि अयोध्या भी टारगेट पे था, काशी भी टारगेट पे था और ऐसे में डॉक्टर शाहीन और बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप अमित। अयोध्या, काशी, वाराणसी ये सब अगर टारगेट पे थे और जो लगातार कल से खबरें इस धमाके के साथ उठ रही हैं वो भी बहुत अहम है कि पहले तो था कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था, इस तरह के जो हादसे होते थे उसमें देखा जाता था उन लोगों के नाम सबसे आगे होते थे। लेकिन अगर प्रोफेसर, डॉक्टर और इस तरह के और औरतें अगर ऐसी स्थितियों में देखी जाती हैं तो न जाने क्या होगा। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। ज़हूर, जमाते इस्लामी से जुड़े जो लोग हैं लगातार अनंतनाग से आप क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां भी रेड की जा रही है, वहां से क्या कुछ नई खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, यहाँ चूंकि पहले ही दिन अगर हम देखें तो डॉक्टर आदिल के गिरफ्तार होने के बाद जो है ये गांठ जो है वो खुलती नजर आ रही है। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और 7 लोगों के हवाले से जो पहली खबर आई, जो श्रीनगर पुलिस ने खुलासा किया, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो सामने आई। और हालिया दिनों जिस तरह से ब्लास्ट्स, और अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, स्पेशली जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, तो कुलगाम में आज सुबह से ही बैनर जमात इस्लामी के कई जो इदारे हैं उन पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। यहाँ कई घरों की तलाशी ली गई। जो भी लोग जो हैं इसमें मुलव्वस बताए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से ये प्रोसेस जो है, ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। और आज सुबह सवेरे कुलगाम पुलिस ने ये कार्रवाई जो है बड़ी पैमाने पे जो की है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी, जो बैनर जमात इस्लामी है, उनके कई ठिकानों पे कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जिस तरह से कुलगाम पुलिस ने जो है अपना बयान सामने लाया, उसके मुताबिक जो है तकरीबन 200 लोकेशंस पे छापामारी कार्रवाई अंजाम दी गई। 400 ऐसे केसेस जो है कॉर्नर सर्च ऑपरेशन जो है सुबह से अंजाम दिए गए। 500 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बताए जा रहे हैं कि जिनसे पूछताछ जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में हैंडलर्स हैं, POK में हैंडलर्स हैं, उनके हवाले से भी जो है पूछताछ का सिलसिला जो है वो दस्तूर जारी है। आज सुबह से ये इस तरह से कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। जी ठीक है। खुर्रम, आपसे हमने पहले भी सवाल किया था, आपने जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात भी की थी, लेकिन जो उनके चेहरे पर भाव दिखे खुर्रम,
जब वो घायलों के पास थे वो बेहद मायूस थे, दुखी थे, लेकिन जब वो अधिकारियों के पास बैठे थे ना, साफ तौर पर दिखाई दे एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दिया उनके चेहरे पर। और अगर, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है ये एक आतंकी हमला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है, अब आगे क्या होने वाला है? अगर साफ हो जाता है, कहीं ना कहीं तो साफ है, अब आगे क्या लगता है आपको, क्या हश्र होगा पाकिस्तान का? वो पूरी तरीके से एजेंसियां जुटाने में लगी हुई हैं, और जो इसका हैंडलर है इस पूरे मामले का, जिसने इस ऑपरेशन के लिए दिशा निर्देश दिए और किस तरीके से तमाम ट्रेनिंग हुई और किस तरीके से बम बनाने की इनको तरबियत दी गई, इनको सिखाया गया बम बनाना, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको जुटाया जा रहा है। और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, उसके बाद भी कोई कड़ा निर्णय एक बार फिर से लिया जा सकता है। हो सकता है आपको ऑपरेशन सिंदूर जैसा दूसरा सेकंड ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज़ देखने को मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, यहाँ भारत में रहते हुए कहा, और जब घायलों से मिले तब कहा, और जब भूटान में थे तब भी कहा। तो संदेश जो है वो न सिर्फ देश के लिए है, बल्कि जो दूसरा देश दुश्मन देश है उसके लिए भी है, और जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए भी है कि जो हरकत उन्होंने की है उसकी उन्हें सज़ा मिलकर रहेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय के कटघरे में हम उनको ज़रूर खड़ा करेंगे। तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का संकल्प है और भारत का संकल्प है। जिस तरीके से भारत ने कहा था कि अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर भारत पर आतंकवादी हमला होता है, कोई कायरतापूर्ण हरकत की जाती है, तो फिर इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी वजह से इसी तमाम भूमिका को देखिए आप, इसी के बाद कुछ देर के बाद ही, अब से तकरीबन 6 बजे के करीब, 5:30 बजे का टाइम है, 6 बजे के करीब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो है होने जा रही है। तो ये काफ़ी अहम चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जो संकल्प और जो बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जो गृह मंत्री की तरफ से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं, पूरे देश में धड़पकड़ चल रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक, और इसी तरीके से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक जिस तरीके से संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और जो लिंक है उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये पूरा जो नेक्सस है इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सबूत और इस तरह की चीज़ें अब तक लगभग जो है जुटाई जा चुकी हैं। अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन का एक इशू है उसको खंगाला जा रहा है, ताकि सीधे सीधे सबूत जो है वो मिल जाए। उसके बाद जो है कड़े फैसले लेने के लिए जो है भारत पूरी तरीके से आज़ाद होगा, और भारत ने पहले भी कड़े फैसले लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान के साथ जो जल संधि थी, जो वाटर ट्रीटी थी, उसको सस्पेंड कर दिया था, और आज भी वो सस्पेंड है। बिल्कुल खुर्रम। तो देखिए, आप सभी जितने भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आप सबका रुख करते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।